हुआ और किस तरीके से यूरोपीय संघ कंप्लीट तरीके से बन पाया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया और नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया, जापान का बहुत नुकसान हुआ और साथ में यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी लोग नुकसान से जूझ रहे थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान चुना, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अमेरिका की नीतियों को माने, पालन करें, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में शामिल हो जाएं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूरोप की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। यूरोप के नेता इस सवाल से परेशान थे कि यूरोप का क्या होगा, यूरोप की आर्थिक व्यवस्था को लेकर क्या किया जाए। जापान, जर्मनी जैसे देश ये सोच रहे थे कि हारने के बाद क्या आप दोबारा अमेरिका और रशिया जैसे देशों से युद्ध लड़कर अपनी बदनामी को कम किया जाए, अपनी खोई इज्जत को दोबारा पाया जाए, या फिर इनके पास ये रास्ता था कि बदलते हुए विश्व की व्यवस्था के साथ अपने आप को भी बदल डालें और अमेरिका द्वारा चलाई गई नीतियों में खुद को शामिल कर लें। भाई या तो लड़ाई में इस बार हार हुई थी, फिर से बदला लेने के लिए आगे काम करें, या फिर जो हालत बद से बदतर हो गई अब उस हालत को बेहतर करने के लिए प्रयास करें। तो यूरोपीय नेताओं ने ये डिसीजन लिया कि अब जो होना था हो गया, विश्व में बढ़ती हुई व्यवस्थाओं के साथ हम खुद को भी आगे बढ़ाएंगे जिससे कि बाकी देशों के अनुसार हम भी बेहतर हो सकें, हमारे आर्थिक व्यवस्था, हमारी व्यापारिक व्यवस्था, हमारे लोग बेहतर ज़िंदगी जी सकें। युद्ध भी कर लिया, अब शांति से आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हुए विकास के मार्ग पर चलें। तो यूरोप ने अपने आप को बेहतर करने के लिए मार्शल लॉ में शामिल होने का निर्णय किया, यानी अमेरिका द्वारा निमंत्रण दिए गए मार्शल लॉ की योजना में शामिल होने का निर्णय लिया। यानी कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका काम था कि जो भी सेकेंड वर्ल्ड वार में या कोल्ड वार के दौरान में जितने भी देश जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं और बेहतर करना चाहते हैं स्थिति, वो अमेरिका द्वारा दिए गए थ्योरी और पॉलिसी को अपनाएं, जिसे हम मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये था कि जिन जिन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को आर्थिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, वो अपने एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, और लिस्ट भेजें जिसके जरिए अमेरिका विश्व बैंक से या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अपने गारंटी पर इनको लोन और वित्तीय मदद दिलवाएगा और उस मदद के साथ वो लोग अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। यही देश जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी में थे, इन्हीं देशों ने आगे मिलकर 1992 में यूरोपीय संघ बनाया। क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते थे, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, ठीक, या सार्क हो, ये सभी क्षेत्रीय संगठन हैं। क्षेत्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते थे कि उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके, देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब एशियाई देशों की अगर हम माने तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब भी देश हैं। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये भी देश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे देश अपने आसपास के बेहतर आर्थिक विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए इन सभी को एक साथ आना पड़ेगा, ठीक, और जितनी भी आर्थिक व्यवस्था बेहतर है उनको उसका पूरा फायदा सब में बराबर बांटना होगा।
जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाने से उस क्षेत्र की आपसी सुरक्षा, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास, उस क्षेत्र का की पूरी व्यवस्था, ठीक है, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज जो है बेहतर होती है। संस्कृति, एक देश से दूसरे देश में आती है तो लोग एक दूसरे की संस्कृतियों का भी सम्मान करते हैं। इस तरीके से एक क्षेत्र का विकास होता है। अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और फिर कोल्ड वार हुआ, यूएसएसआर का विघटन भी हुआ 1991 में। विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में रह गया जिसमें अमेरिका का वर्चस्व शामिल था। अमेरिका ने अपने आप को प्रूव किया, जापान पर एटम मिसाइल गिरा के प्रूव किया कि मेरे जैसा ताकतवर कोई देश नहीं है। उसके इस काम की आलोचना अमेरिकन नागरिकों ने भी की, पूरे विश्व में की गई कि भाई जापान तो हार सकता था, आपने मिसाइल क्यों गिराई। तो अमेरिका ने अपने फेवर में बोला कि भाई लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते थे, काफ़ी जान माल की हानि हो रही थी, इसलिए एट अ टाइम हमें लड़ाई रोकने के लिए ये काम करना पड़ा, मैंने तो विश्व का भला किया है। तो वो तो खैर बात आई गई हो गई। यूरोपीय देशों का जो नुकसान हुआ था, अमेरिका द्वारा दी गई मदद मार्शल लॉ के कारण उन्होंने अपने आर्थिक विस्तार के रास्ते को पकड़ लिया था, ठीक है। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था, ये आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या सिंगल नंबर का आ सकता है, या यूरोपीय कम्युनिटी के बारे में लिखना हो तो भी। तो यूरोपीय क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जिन यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद की जरूरत थी, वो देश ने एक ग्रुप बनाया, उन देशों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जाना गया। इसका टाइम था 1957। और बाद में इसी ग्रुप ने एक राजनीतिक प्रक्रिया का रूप ले लिया इन देशों ने, क्योंकि ये आगे बढ़ते जा रहे थे, बेहतर कर रहे थे, ठीक है। और 1992 में यूरोपीय संघ बनाने के रास्ते पर अग्रसर हो गए, यानी कि अब यूरोपीय संघ बन जाएगा, बस कुछ चीजें हैं जो कंप्लीट करनी है, उसके बाद यूरोपीय संघ बन जाएगा। एक लंबे समय से चलने वाले यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है एक संघ बनने वाला था, और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी लंबे समय से था, वो धीरे धीरे एक राजनीतिक स्वरूप लेता गया, क्योंकि 1957 में जो एक इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में गठन हुआ, वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले रहा था, क्योंकि इनकी बनाई हुई व्यवस्थाओं से इन्होंने विकास का काम शुरू कर लिया था अपने क्षेत्र में, साथ में इनकी सैन्य व्यवस्था, इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो अप कर रही थी, ठीक है। तो इनके इस सिस्टम को विश्व के बाकी सारे देश भी वॉच कर रहे थे कि इनकी प्लानिंग, इनकी पॉलिसी जो है वो बेहतर है, तो लोग इनको फॉलो भी करना शुरू कर चुके थे। तो इस प्रोसेस और प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में बनना। पहले यूरोप किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं था। यूरोपीय संघ जिस तरीके से यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वे अंतर्राष्ट्रीय संघ, विश्व राष्ट्र संगठन में उनका अपना खुद का एक चार्टर है, संविधान है, उसी तरीके से यूरोपीय संघ ने भी अपने क्षेत्र के लिए एक कानून बनाने की सोची, संविधान बनाने की सोची, और बनाया भी गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन यूरोपीय संघ ने अपना झंडा, अपना गान, राष्ट्रगान जैसा, और अपनी एक मुद्रा भी बनाई हुई है जो समस्त यूरोपीय देशों में चलती है, जो कि अमेरिकन डॉलर से भी ऊपर उसकी वैल्यू है। आजकल के समय में 118 या उससे ऊपर थोड़ा बहुत चल रहा है, जबकि अमेरिकन डॉलर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग जो है 84 रुपीज़ के अराउंड चल रही है। तो यूरो की वैल्यू ज़्यादा है। इससे यूरो की वैल्यू से ज़्यादा पता चलता है कि यूरोप का बिजनेस, यूरोप की इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप का सारा पॉलिसी जो है बेहतर है, और आने वाले समय में ये अमेरिका की पूरी व्यवस्था को टक्कर देगा। बेहतर अर्थव्यवस्था हो चुकी है यूरोप की। यूरोप की मुद्रा का नाम है यूरो, जैसे इंडियन करेंसी में इंडियन करेंसी का नाम है रुपया, अमेरिकन करेंसी में डॉलर, उसी तरीके से यूरो करेंसी यूरोप की है। यूरोपीय संघ बनने से यूरोप की आर्थिक व्यवस्था, यूरोप की सैन्य व्यवस्था और यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो साल 2005 में
आपके पास से बहुत बार क्वेश्चन आया होगा और ये जानना भी चाहिए, और किस तरीके से बदलती अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व को चैलेंज किया इसने, या यूँ कहो वर्चस्व वाले देशों को भी चैलेंज किया, उनसे बेहतर करके दिखाया। यूरोप की आर्थिक व्यवस्था 2005 में, यानी उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 12,000 अरब डॉलर थी, जो अभी अमेरिका से भी ज्यादा थी। ये पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि अमेरिका ने एक टाइम मदद किया उसको, और आज अमेरिका से ही उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। 12,000 अरब डॉलर है जीडीपी यूरोप की, जो कि अमेरिका से ज़्यादा थी। 2005 का ये रिकॉर्ड है। आगे ऐसे ही चलता रहा तो यूरो करेंसी यूरोप की अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से रुपए की वैल्यू 84 रुपये के बराबर का एक डॉलर का है, तो हमें एक डॉलर का कुछ अगर अमेरिका में लेना पड़ता है या अमेरिका का कोई प्रोडक्ट लेना है, तो हमें उसके लिए 84 रुपये के बराबर देना पड़ता है, तब एक डॉलर की वैल्यू बराबर होती है। तो उसी तरीके से अमेरिकन को भी अगर यूरोप में कुछ खरीदना होगा, यूरोपियन चीज़ें खरीदनी होगी, तो उसके लिए उन्हें 180 रुपये से ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है। तो आगे आने वाले समय में जिस तरीके से यूरोप के बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार यूरोप को लोग पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइजेशन के लिए एक हब बन रहा है पूरे विश्व के लिए। तो उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यूरोप विश्व की सबसे तगड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्चस्व के विकल्प में एक संघ आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी वर्चस्व से या ताकतवर देशों के वर्चस्व से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं हम देशों का, क्योंकि बाकी सारे देश सिंगल, छोटे देश या अल्प विकसित देश या विकासशील देश बड़े देशों से संघर्ष नहीं कर सकते, ना उनके सामने खड़े हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बड़े देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय देशों का संगठन बना देते हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ बना या आसियान बना। ये अलग बात है, कौन कितना सफल हो पाया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूरोप की वैल्यू अलग है, यूरोपियन संगठन की, आसियान की वैल्यू अलग है, एशियाई कंट्रीज की वैल्यू अलग है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, यूरोपियन संघ के देशों की इकोनॉमिक वैल्यू अलग है। तो 2005 में आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया, और 12,000 अरब डॉलर का जीडीपी बन गया यूरोप। यूरोप की जब हम बात करते हैं तो पूरे यूरोपीय देशों की बात करते हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। ये अलग बात है, वहाँ पे उनका संविधान कभी सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यूरोप का एक झंडा है, एक ही गान है और एक ही मुद्रा है। यूरोप की यूरोप के व्यापार की हिस्सेदारी विश्व व्यापार में अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका भी व्यापार की स्थिति में ज़्यादा है, फिर अमेरिका का राज पूरे समुद्र पे चलता है, उसका किराया अमेरिका वसूलता है। साथ में चाइना का भी बिजनेस बेहतर हुआ 1978 के बाद से, जो उसने आर्थिक बदलाव किए, ओपन डोर पॉलिसी और ऐसी जेट पॉलिसी, ये सब किया, उसके बाद से चाइना का व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया और विश्व में चाइना भी अपना व्यापार आगे कर चुका था। लेकिन यूरोप की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ी और साथ में राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, ठीक है, सैन्य शक्ति, ये चीज़ें बढ़ी इसके दम पर, और बदलती हुई अर्थव्यवस्था के कारण ये अमेरिका और चाइना से पूरे रौब से बात करता है। ये नहीं कहता कि मैं तुम पर डिपेंड था एक टाइम, या मैं अभी छोटा हूँ, या मैं आपसे दब रहा हूँ। व्यापारिक स्थिति में पूरे मार्केट को ये कवर कर रहा है, क्योंकि 3 गुना मार्केट इसने कवर कर रखी है। मार्केट में, पूरे विश्व के व्यापार में 3 गुना मार्केट को इसने अपना कवर कर रखा है, और इसके इन्वेस्टमेंट भी 3 गुना ज़्यादा ही है। किसका है ये? बंद करो। ये लोग, ये तो आप भी जानते हैं कि यूरोपीय संघ के 2 देश जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन है, जो कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है
यूएनओ में इनकी चलती है, यानी जो निर्णय या डिसीजन करवाना चाहते हैं यूरोपीय संघ के देश, वो इनका निर्णय मान्य होता होगा, इनकी चॉइस जो है वो प्रायोरिटी पर होती होगी यूएनओ में। तो स्थायी सदस्य का सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने का भी अपना एक फायदा है, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फायदा इनको मिल जाता होगा। जाहिर सी बात है यूएनओ में तो अमेरिका की चलती ज़्यादा है, क्योंकि 75% फंडिंग और ऑफिसर जो है वो अमेरिका में है यूएनओ के। लेकिन यूरोपीय संघ के 2 स्थायी सदस्य होने के कारण और बदलती हुई विश्व व्यवस्था में आर्थिक स्थिति की ताकत यूरोप की बढ़ी है, इसके कारण यूएनओ में यूरोप की भी बहुत अच्छी चलती है, पकड़ है। हम बात करेंगे यूरोपीय देशों की एकता के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जिसने यूरोप के अलग अलग, देखो हर एक देश की अपनी ज़रूरत होती है, यूरोप में भी अलग अलग देश हैं, ठीक है ना, फ्रांस अलग है, इटली अलग है, ब्रिटेन अलग है, तो सबकी अपनी अपनी जरूरत है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर क्षेत्रीय एकता को ज़्यादा महत्व दिया, इसके कारण उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे इनकी आपस में स्ट्रांगनेस और बढ़ी है। अप्रैल 1951 में 6 यूरोपीय देशों नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, 6 हो गए ना, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और एक और कौन सा था, लग्जमबर्ग। सभी 6 देशों ने मिलकर लौह और इस्पात कम्युनिटी का गठन किया। इन्होंने अपने देश में आने वाले कोल माइंस और लौह इस्पात माइनिंग, आयरन माइंस को सब में मिलकर बांट लिया कि इसका जो भी फायदा होगा वो पूरे यूरोप क्षेत्र को होगा, और जितने भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगे, ठीक है, ये 6 कोल या फिर लौह में, वो इन 6 देशों के बीच में ही बटे रहेंगे। तो इनका पूरे यूरोप पर ये डिसीजन रहता है कि यूरोप में कहीं भी अगर कोयले की खदानें निकली या लोहे की खदानें निकली, तो ये इसको मैनेज करते हैं कि कितना निकला, कितना किसको देना है, रेट कितना रखना है, और फायदा जो है उसका किस तरीके से पूरे यूरोपीय संघ के देशों में बराबर बांटना है। तो इससे पता चलता है कि इन देशों में एकता भी थी, क्योंकि सही से मैनेज कर रहे हैं ना चीज़ों को। ये कुछ भी एक चीज़ मिलता है तो उसकी कम्युनिटी में पूरे डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को, जिम्मेदारियों को और फायदे को भी डिवाइड कर देते हैं। इसलिए यूरोपीय कम्युनिटी में पूरी तरीके से एकता बनी हुई है। डिस्पुट तो तरह तरह के आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी किसी भी कम्युनिटी में कभी भी डिस्पुट का असर नहीं होने दिया। मार्च 1957 में इन्होंने EEC यानी यूरोपियन एटमी एनर्जी का गठन किया। इसमें भी 6 देशों ने, यूरोप के 6 देशों ने रोम के साथ संधि करके यूरोपियन एटमी एनर्जी यानी यूरोपियन एटमी ऊर्जा का गठन किया, जिसका काम था यूरोपीय देशों के साथ यूरेनियम और जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं उसका बंटवारा सही से हो पाए। ये रोम के साथ इन्होंने संधि की, EEC की। कब? मार्च 1957। जनवरी 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ली। अभी फिलहाल के समय में यूक्रेन भी लेना चाह रहा था, लेकिन लेने से पहले रसिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया। हाँ, तो नेटो में यूरोपीय देश नहीं है क्या? नेटो के संगठन के देश ही तो है यूरोपीय देशों में, फ्रांस है नहीं नेटो में। नेटो अलग थोड़ी है, ये सब अमेरिका का तो ये किया कराया। सुनो, नेटो पहले बन गया और 1957 में यूरोपीय संगठन का गठन हो, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। तो 10 साल का ही तो फर्क है, 8 साल का ग्रुप अलग। तो सबका, अब एक बात बताओ, मैंने यूरोपीय इकोनॉमिक संगठन का ग्रुप का नाम अलग रख दिया, यूरोपीय संघ ग्रुप अलग रख दिया, ठीक। अब कोल और लौह इस्पात का कम्युनिटी का गठन अलग रख, लेकिन है तो वही देश ना। काम अलग अलग थोड़ा थोड़ा हो गया, लेकिन है तो वही देश, तो वही आएंगे, कहीं अलग से थोड़ी निकाल लोगे देश को।
अलग देश थोड़ी बनाने लग जाओगे कि पाकिस्तान का अलग देश बन गया, भारत में से श्रीलंका अलग बन गया। देश तो वही है ना, कम्युनिटी अलग अलग हो गई है, नाम अलग हो गया, तो क्योंकि काम करते हैं अलग अलग ना उस कम्युनिटी में फिर। अब यूरोपीय इकोनॉमिक संगठन का काम है यूरोप के क्षेत्र में इकोनॉमिक कम्युनिटी को पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए जिम्मेदारियां संभालना, और यूरोप के क्षेत्र में कहीं भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए पूरी देखभाल करना, पैसे फंड बाहर से अराइज करना, उसको इन्वेस्टमेंट में करना और उसका रिटर्न पूरे यूरोपीय संगठन में बांट देना डेवलपमेंट के लिए आगे वापस। फिर 1981 जनवरी में यूनान यानी ग्रीक ने भी यूरोपीय देश की सदस्यता ली, यूरोपीय देश कहलाया ये भी। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक पॉइंट और, जिससे यूरोपीय एकता का भी, यूरोपीय संघ के देशों की एकता का भी प्रभाव मिलेगा और साथ में यूरोपीय संघ का पूरा होना भी तय माना जाएगा। इससे पहले यूरोपीय संघ का महत्व नहीं माना जा सकता था, इसके होने के बाद यूरोपीय संघ को पूरी तरीके से कानूनी तरीके से वैध लीगल माना जाने लगा कि हाँ यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप के क्षेत्र के लिए है और इन देशों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। यह आर्थिक स्थिति, सुरक्षा, राजनीतिक स्थिति और विश्व में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिससे यूरोप के क्षेत्र आगे बढ़ सके और पूरे विश्व को एक नया मार्गदर्शन दे सके कि विकास किस तरीके से किया जाता है, लड़ाई और आक्रमण या वार को छोड़ के। फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले सभी देश जिनकी हर एक देशों की खुद की एक निजी समस्याएं होती हैं, राजनीतिक आर्थिक समस्याएं होती हैं और निजी जरूरतें होती हैं, जिसके कारण लोग अलग से काम करना चाहते हैं, एक ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद फरवरी 1992 में इन सभी देशों ने एकजुट होकर एक एग्रीमेंट में साइन किया कि हम बिना किसी मनमुटाव के यूरोपीय क्षेत्र के देश अपने राजनीतिक, अपनी आर्थिक, अपनी सैन्य ताकत और विकास के लिए एकजुट हो रहे हैं और अपने निजी समस्याओं पर हम विचार विमर्श करेंगे और इस कम्युनिटी में हमेशा सलाह मशवरा से ही काम करेंगे। कभी भी क्षेत्रीय समस्याएं या बॉर्डर या सीमा सुरक्षा की समस्याएं हमारे बीच में आड़े नहीं आएंगी, कभी भी निजी हित की बात नहीं करेंगे। इस एग्रीमेंट पे जो उन्होंने साइन किया इसको बोलते हैं maastricht संधि। maastricht संधि फरवरी 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस हस्ताक्षर के बाद, maastricht संधि के हस्ताक्षर के बाद ये तय माना गया कि अब यूरोपीय संघ बनने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी, क्योंकि जो भी अड़चनें या मुश्किलें थी देशों की उन्होंने अपनी सुलझा ली हैं और अपनी निजी जरूरतों और समस्याओं से अलग हटकर एक संघ बनाने के लिए ये लोग खड़े हो चुके हैं। खिलाफ थे, काफी देश खिलाफ थे, तो उनको मनाया गया ना, माने वो, नहीं तो साइन क्यों करते। आगे भी और आएगा, तुम्हारा 2005 में जो है वापस ब्रिटेन बाहर हो गया, तो देखो होता क्या है, एक ज्वाइंट फैमिली है, उनमें से एक व्यक्ति, एक 4 बच्चे हैं एक बाप के, एक बच्चा अगर निकल के अपना अलग रहने लगा घर बना के अपनी फैमिली पाल के, तो क्यों उसको ये थोड़ी बोल सकता अब क्यों हुआ। जाहिर सी बात है उसकी खुद की प्राइवेसी, निजी जिंदगी और ज़रूरतें हैं, बढ़ते हुए खर्चे हैं, बढ़ती हुई समस्याएं हैं, नई नई समस्याएं समय के हिसाब से बढ़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो ब्रिटेन भी इसी तरीके से यूरोपीय संघ से अलग हुआ। कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ में छोटे देशों को अपना शेयर देना पड़ता था, प्रॉफिट मार्जिन देनी पड़ती थी, उसका भी नुकसान होना पड़ता था, इसलिए भी ब्रिटेन अलग हुआ। और ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था भी आजकल उतनी बेहतर नहीं है जो पहले थी। यूरोपीय संगठन में
1992 के दौरान 12 सदस्य थे। जनवरी 2002 में इन 12 सदस्यों ने यूरोप की जो मुद्रा बनी यूरो उसको अपनाया कि इन 12 देशों में यूरो ही चलेगा करेंसी के लिए। तो 12 देशों में कोई अलग से कोई भी करेंसी या सिक्के कॉइन नहीं यूज करेगा। यूरो, हाँ, यूरोपियन संघ में जितने भी देश हैं वहाँ पे यूरो ही चलेंगे। तो एक साथ अगर 12 देशों में यूरो चलते हैं और वहाँ का विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी देश भी यूरो अर्न करने के लिए मेहनत करेंगे। ब्रिटेन अगर यूरोपीय संगठन से अलग हुआ इसका मतलब यह है कि जो साझी व्यवस्थाएं हैं उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो करेंसी चल रही है वो उसको मिल रहा है, ठीक है। क्यों? करेंसी का फायदा है। देखो कोई अलग हो जाता तो एक तरीके से थोड़ी होता है, जो कंडीशन हमें एप्लीकेबल नहीं होती, हमें नहीं माननी होती, नहीं मानते, वही हो गया अलग होना। अब जिसमें ब्रिटेन का फायदा है वो थोड़ी ब्रिटेन छोड़ने जाएगा। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, जम्मू कश्मीर पीओके लिया नहीं लिया, लेके बैठा हुआ है। जितना ज्यादा पोजीशन करना था कर लिया, कब्जा करके बैठा हुआ है। बस हर एक देश की अपनी एक आज़ादी होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो आज़ाद हो सकता है। क्यों? आखिर में यूएसएसआर से यूक्रेन नहीं अलग हुआ, बेलारूस भी अलग हुआ, रूस भी अलग हुआ। आज यूरोपीय संघ की ताकत इतनी बढ़ गई है कि यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मसलों, आर्थिक मसलों और सुरक्षा के मसलों पर यूएनओ में दखलंदाजी करने के लिए सक्षम है। यानी कि किसी भी देश का कोई भी विचार विमर्श चल रहा हो तो उसमें खुद की राय यूरोपीय संघ दे सकता है। कारण सिर्फ ये है कि इनकी बेहतर व्यवस्था, विकसित व्यवस्था होने के कारण लोग इनको भी मानने लगे हैं, वैल्यू देने लगे हैं। और साथ में ब्रिटेन और फ्रांस इनके स्थायी सदस्य भी हैं यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में, इसलिए इनकी चलती भी है। तो ये अपनी इंटरफेयरनेस कर सकते हैं, दखलंदाजी कर सकते हैं, और लोगों को एज अ मेंबर सुनना भी पड़ता है और ये एज अ मेंबर भी बोल सकता है। इस तरीके से यूरोपीय संघ का बनना सफल माना जा सकता है अमेरिकी वर्चस्व के सामने खड़े होने जैसा। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व से बचने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि क्षेत्रीय सहयोग और संगठन बना लिए जाएं, जिससे कि बाहरी देशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाए और हम अपने क्षेत्र में ही विकास ऐसा करें जिससे कि बाहरी देश भी हमसे व्यापार करने से अपने आप को रोक ना पाए। तो यूरोपीय संघ बनाने के कारण यूरोपीय संघ का व्यापार बढ़ा, यूरोपीय संघ का विकास हुआ, यूरोपीय मुद्रा का भी वैल्यू बेहतर हो चुका है। अब आज के समय में जैसे ही वैश्वीकरण बढ़ा तो देखो कोई मोंटी कार्लो का ब्रांड का जैकेट पहनना चाहता है, स्वेटर पहनना चाहता है, रेड चीफ का ब्रांड का पहनना चाहता है, मार्को पोलो का पहनना चाहता है। हमें खुद का खादी उद्योग समझ नहीं आता, कॉस्ट तो उसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती है, खादी का कपड़ा तो अलग ही लेवल का है, लेकिन हमें बाहरी चीज़ों ग्लोबलाइजेशन के कारण हमें रोटी घर की नहीं अच्छी लगती, मैकडी का बर्गर अच्छा लगता है ना। तो बस ऐसे ही है, बेहतर विकसित होते हुए व्यवस्थाओं में जो है हम आज यूरोप के साथ भी व्यापार करना चाहते हैं। हम ही नहीं, विश्व के बाकी देश भी बदलती हुई विकसित व्यवस्था के साथ यूरोप के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि यूरो की वैल्यू ज़्यादा है। तो अपने आप लोग ये मेथड समझ जाते हैं कि भाई जिस देश की मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा है उसके साथ व्यापार करना फायदेमंद है। लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसमें भी भारत का फायदा है। INS विक्रांत, वंदे भारत ट्रेन, ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग है, किसी से हमने कोई भी टेक्नोलॉजी का लेन देन नहीं किया है। तो हमारे लिए भी प्राउड और गर्व करने वाली बात है ये कि भारतीय व्यवस्था में भी धीरे धीरे आत्मनिर्भरता आ रही है। शुरू से हमारे नागरिकों को रोजगार, नौकरियों के लालच रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं होते तो रोजगार तो लोग बाहर चले जाते थे, जैसे अरबिक कंट्री में चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, जहाँ जॉब थी। पर धीरे धीरे संभावनाएं हमारे यहाँ भी
बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पे भी उद्योगपति, बिजनेसमैन हो रहे हैं, अडानी अंबानी ये सब हो रहे हैं, जो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर रफ्तार भी दी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी बढ़ रही है। भारत की जीडीपी ब्रिटेन की जीडीपी को क्रॉस कर चुकी है। भारत आर्थिक व्यवस्था में विश्व का 5वां देश बन चुका है, ब्रिटेन को पीछे करके। लेकिन हम यहाँ पे भारत सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हैं, एशियाई क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा आसियान या सार्क देशों ने इतना आगे अपने आप को पहुंचा लिया। मैंने सिर्फ भारत की अभी बात की है, सार्क की बात हम बाद में करेंगे। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया, इन्होंने भी यूरोपीय संघ में मेंबरशिप ले ली। और 2007 में ही स्लोवेनिया नाम की कंट्री ने यूरो को अपनाना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें यूरोपीय संगठन की या यूरोपियन देशों की, तो अब के समय में, आने वाले समय में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ये तय माना जा रहा है। अमेरिका के वर्चस्व को पूरी तरीके से बेहतर और कड़ी टक्कर यूरोपीय संघ दे रहा है, इसमें कोई भी संशय या दो राय नहीं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आता है यूरोपीय संघ के बारे में तो काफ़ी चीज़ें बताई गई आपको, तो क्या आप कर लेंगे, लिख लेंगे ऐसा जो बताया गया आपको? देशों के नाम, जो जो कम्युनिटी, जो जो संघ बने, जो जो कार्य हुए, उनका समय, ये आपको याद रखना होगा। और अब यूरोपीय संघ के बाद में आसियान में बढ़ता हूँ। 2016 का है, $17,000 2016 का, और ये मैंने करवाया भी है शायद। हाँ, मैंने कराया है किसी को क्वेश्चन, एक बार देख लेना, मैंने कराया है, मैंने करंट अपडेट लेके ही कराया था। ठीक है, मुझे याद नहीं है पिछले साल कराया इस साल, लेकिन मैंने कराया है। कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं ना, तो याद तो आता है कि मैंने कराया है, पर ये कंफ्यूजन रहती है इस साल करा दिया या पहले करा दिया था। विश्व के अगर नक्शे पर हम नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व का एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र कहते हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ। बार बार यूरोपीय देशों ने इन पर कब्जा किया, उपनिवेश किया, और यहाँ की सभ्यताओं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के व्यापार और यहाँ की सभी संपदाओं का पूरा फायदा उठाया। एक तरीके से हम कह सकते हैं शोषण भी करना चीज़ों का। तो इन क्षेत्रों का बेहतर विकास नहीं हो पाया और लोगों ने इनको खूब अच्छे से लूटा। कौन से देशों ने? यूरोपीय क्षेत्र के देशों ने, यानी यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। दक्षिण एशियाई देशों का कह सकते हैं, या दक्षिण एशियाई क्षेत्र का कह सकते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण इनको अपने अविकसित होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके कारण इन देशों ने तंग आकर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और बार्डुंग सम्मेलन के बाद इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाने की पहल की, दक्षिण एशियाई देशों ने, जिसका नाम रखा गया आसियान, यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन या दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 में बैंकॉक में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया 5 देशों ने, जिसको हम बैंकॉक का घोषणा पत्र भी कहते हैं। इन देशों में थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर थे। आसियान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि
दक्षिण एशियाई क्षेत्र का पूरी तरीके से विकास किया जा सके और साथ में बड़े वर्चस्व वाले देशों से बचा जा सके, मनमानी नीतियों से, उनके तरीकों से, उनके वर्चस्व से बचा जा सके। कोई भी चीज़ हमें चाहिए व्यापार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, तो हम उन पर निर्भर हो जाते थे, ऐसा ना करना पड़े इसके लिए भी। और साथ में हमारे आसपास के जितने भी देश हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के, चाहे छोटे हो या बड़े हो, ये आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े। एक उद्देश्य और था कि दक्षिण एशियाई देशों की संस्कृति भी विश्व में जानी जाए, यहाँ की संस्कृति को लोग जाने, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोगों के बारे में भी जाने। जैसे यूरोपियन लोगों के बारे में लोग जानते हैं कि सूट बूट टाई पहनते हैं, अमेरिकन लोगों के बारे में जानते हैं कि वाइट शर्ट और नीली जींस पहनते हैं। तो वैसे भारत या एशियाई क्षेत्रों के बारे या दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के बारे में भी लोग जाने, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लैंग्वेज के बारे में, यहाँ के कार्यों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। ये भी एक उद्देश्य था आसियान के बनने का। मुख्य उद्देश्य यही होता था, लेकिन क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, आप ऐसे लिख सकते हो आंसर में। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी इस संगठन की स्थापना की गई। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन की स्थापना क्षेत्रीय शांति के लिए भी की गई कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ सीमा सुरक्षा बनी रहे, छोटे मोटे विवाद ना होते रहें, और साथ में स्थायित्व, यानी जो रूल्स और पॉलिसी बनाई जाएं वो कोई तोड़े ना, लंबे समय तक चले, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास पूरी तरीके से किया जा सके। बार बार संघर्ष होने से, नियम और कानून में बदलाव होने से भी जो आर्थिक विकास का लक्ष्य है या जिस जगह पर एक देश या लोग पहुंचना चाहते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए स्थायित्व होना जरूरी है। स्थायित्व का मतलब होता है जैसी भी पॉलिसी बन जाए जिस चीज के लिए, वो पॉलिसी कुछ समय तक चले, उसमें रोक टोक ना किया जाए। करेंगे, पॉलिसी बदलाव होगी, लोग इस पर आर्ग्यू करेंगे, डिबेट करेंगे, देशों की जरूरतें, समस्याएं अलग अलग हैं, तो धीरे धीरे ये पॉलिसी चेंज करने में बहुत समय लग जाएगा, और जो देश शामिल है वो भी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं, और नए देशों को जिनको आना था वो आ नहीं सकते। तो इस तरीके से स्थायित्व होना, लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी को चलाना और जुड़े रहना जरूरी है। नए देश आते रहें, जुड़ते रहें, वो बेहतर है, पुराने देशों का छोड़ के जाना ठीक नहीं। बाद के समय में, बाद के सालों में ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया, ये देश भी आसियान में शामिल हो गए। यूरोपीय संगठन की तरह आसियान भी वैश्विक व्यवस्था में हिस्सेदारी या वर्चस्व से लड़ने के लिए ही एकदम शामिल नहीं हुआ। आसियान की शैली बिल्कुल अलग थी। आसियान की शैली बस इतनी ही थी कि क्षेत्रीय टकराव ना हो, हमारे देश आपस में ना लड़े, साथ में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जुड़ाव हो, जिससे कि कम से कम पूरे विश्व में हम बेहतर ना हो, लेकिन कम से कम हमारा क्षेत्र भी एक शांति, व्यवस्थित और विकसित क्षेत्रों में धीरे धीरे गिना जाए, जिससे लोग यहाँ आना चाहें, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें और हमारे क्षेत्रों का विकास हो सके। जिस तरीके से दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देश पिछड़े थे, वैसी स्थिति ना रह जाए। और सच भी है, थाईलैंड देख लो आप, सिंगापुर देख लो, मलेशिया देख लो, ये सब देश में आज ट्रेवलिज्म इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ी है, तो विश्व के लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं, इससे इनकम होता है। तो जाहिर सी बात है ये दक्षिण एशियाई संघ का प्रभाव है, आसियान बनने का प्रभाव है, इसकी वैल्यू पूरे विश्व में हुई, और आज यहाँ पे कम से कम टूरिज्म के लिए लोग, टूरिज्म एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है ये सब, और यहाँ पे आते हैं। इससे इन देशों की आर्थिक व्यवस्था पे फर्क पड़ता है, विकसित होते हैं ये। दुनिया में सबसे तेज तरक्की पाने वाले आर्थिक देशों में आसियान ने भी अपनी जगह बनाई है। आसियान में बेहतर आर्थिक स्थिति में आ रहा है। सन 2003 में आसियान ने
आर्थिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदाय और सामाजिक समुदाय बनाने की पहल की। यह पूरी तरीके से, जिस तरीके से यूरोपियन समुदाय बनने जा रहा था, उसी तरीके से मेल खाता हुआ आसियान समुदाय भी है, जिसने अपने आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा, राजनीतिक और राजनीतिक समुदाय को बनाने के लिए शुरुआत की, जिसमें इन सभी विषयों पर जोर दिया जाता कि आर्थिक देश, दक्षिण एशियाई देशों की सुरक्षा आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहे, कोई देश एक दूसरे की सीमा सुरक्षा का उल्लंघन ना करे, राजनीतिक स्थिति में कोई भी देश एक दूसरे से प्रेरित होकर बेहतर नीतियां बना सकता है, और कोई भी देश दक्षिण एशियाई देशों में आने वाला एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेगा कि इनकी पॉलिसी खराब है, हमारी बेहतर है। जो बेहतर है उसको अपनाएं। अपने आप लोगों को यह महसूस हो जाएगा कि यही बेहतर है, इसीलिए लोगों ने इसको अपनाया। किसी को बेहतर या किसी को खराब बताने की जरूरत नहीं है। जो बेहतर होगा लोग उसको अपने आप अपनाने लगेंगे। तो इससे भी एशियाई देशों में आपसी संघर्ष खत्म हुआ, कम हुआ। इस तरीके से सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य समुदाय आसियान के भी बने, जो कि यूरोपीय संघ के समुदाय बनाने के तरीकों से मेल खाते हैं। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका कार्य था दक्षिण एशियाई देशों के समस्त इंटरप्रेन्योर फॉर्मर्स, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, बेहतर लोग, वो एशियाई क्षेत्र में इस मंच पर आकर लोगों को आइडियोलॉजी दे सकते थे, और साथ में यहाँ पे क्षेत्रीय मंच था तो साझा कर सकते थे, अपनी समस्याओं के बारे में भी बातें बोल सकते थे। पॉजिटिविटी अगर शेयर करते हैं तो इससे क्षेत्रीय लोग इंस्पायर्ड होंगे, और समस्याओं को सुनते हैं तो आसियान के देश इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। सच तो यह है कि आसियान एक बेहतर आर्थिक समुदाय के लिए कार्यरत क्षेत्र था। आसियान का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, जो कि शुरू में बना तब भी और आज भी आसियान आर्थिक उद्देश्य को अपने पाना चाहता है और लगातार विकास करने के रास्ते पर है भी। मुख्य रूप से सांस्कृतिक तो बोला ही है। जब भी हम कहीं भी व्यापार आर्थिक करोगे, सांस्कृतिक इंक्लूड हो जाएगा अपने आप। जब भी हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, आर्थिक विकास होता है, तालमेल बैठते हैं एक देश से दूसरे देश के, तो वहां पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तालमेल अपने आप बढ़ने लगते हैं। हमारा ये संबंध भी बेहतर होने लगता है। एक जगह से दूसरे जगह कोई जाएगा तो वहाँ के लोगों के बारे में जानेगा, उनकी परंपराओं, उनके ट्रेडिशन, उनके तरीकों के बारे में जानेगा, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानेगा। तो यही तो हो गया, आर्थिक संबंध भी बेहतर होते हैं, सामाजिक संबंध भी बेहतर होते हैं, सांस्कृतिक संबंध भी बेहतर होते हैं। अभी मैं बात बताऊं आपको, भारत में देख लो, पाकिस्तान से लोग सिंगिंग करने आते थे, तो जब एक जगह से दूसरे जगह जाते तो हमें पता चलता भाई कहाँ का कल्चर क्या है। वैसे भारत और पाकिस्तान का कल्चर तो लगभग एक था, बस इस्लामिक मुल्क है वो। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा कर दिया पाकिस्तान का, नहीं तो भारत और पाकिस्तान में कोई खास फर्क थोड़ी था। पंजाब सिंध के उस पार का जो प्रांत है वो पाकिस्तान पूरा कहलाता है, इधर का जो प्रांत है वो हिंद कहलाता है। यहाँ के लोगों को हिंदवी बोला जाता था, हिंदू बोला जाता था। आज के समय में आसियान एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय संगठन है, जिसने आसियान 2020, जिसको हम बोलते हैं आसियान विजन 2020 तक एकमात्र लक्ष्य अपना रखा है कि विश्व में बहिर्मुखी संस्था बनकर उभरेगा। यानी कि पहले इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, क्षेत्रीय विकास,
स्थायित्व रहे, पॉलिसी स्थिर रहें। लेकिन 2020 में बहिर्मुखी क्षेत्र बनने के कारण इसकी वैल्यू और बढ़ गई। अब बहिर्मुखी विकास का मतलब होता है कि जिस तरीके से यूरोपीय संघ है, इसी तरीके से विश्व में आसियान को भी जाना जाए और आसियान की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था को भी पूरे विश्व में बेहतर माना जाए और यूएनओ में भी इसकी चर्चा हो। यानी इस पिछड़े क्षेत्र की आने वाले 2020 के समय में अग्रणी विकसित व्यवस्था माना जाए, जहां पे लोग बेहतर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जहां से लोग व्यापार करना चाहें और लोग जुड़ना चाहें। इसी को बोलते हैं बहिर्मुखी व्यवस्था। जहां से लोग सीखना चाहें, जहां से लोग एजुकेशन लेना चाहें, जहां की हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बेहतर हो। तो ये था आसियान विजन 2020 या आसियान का 2020 का बहिर्मुखी विकास का प्लान। अभी के लिए इतना ही। तो हमने यूरोपीय संघ, आसियान, बहिर्मुखी संस्था, बहिर्मुखी विकास और साथ में इनके प्लान समझे। बाकी मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी बोलूँगा जो किस किस टाइम पे क्या क्या हुआ पर्टिकुलर।